नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 30 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के जो डेली कार्टून न्यूज़पेपर में आया हुआ है, देखिए ये कार्टून बेसिकली कंडीशन बता रहा है 2015-16 के बाद से अभी तक जो कंडीशन चली है। पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, वो भी उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद सडन लॉकडाउन हुआ, इससे काफ़ी सारे माइग्रेंट्स को परेशानी हुई। उसके बाद कोविड की जो वेव आई उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को हमें मिली। और अब यहाँ पर जो क्रिएटर हैं ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब इस जो बड़ी सी दाढ़ी है इसमें क्या आगे होने को बचा है, ये भी हमें पता नहीं है। तो बेसिकली दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ती गई वैसे वैसे चीज़ें जो हैं किस डायरेक्शन में चली। अब यहाँ पर ओपिनियन वेरी कर सकता है, ये ओपिनियन मेरा नहीं है। जो यहाँ पर राइटर नहीं, जो यहाँ पर इस कार्टून के क्रिएटर हैं उनका ये जो ओपिनियन है उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है। अब आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऑल्दो मेरा ओपिनियन भी इससे थोड़ा डिफर करता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली उसको ज़रूर बताइएगा। चलिए डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स। आज हमें डिस्कस कर रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। इंपॉर्टेंट का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि सारे एडिटोरियल्स जो हैं हमारे काम के नहीं होते। हर एडिटोरियल में जो है इंपॉर्टेंट डेटा फिगर नहीं होते। कुछ एडिटोरियल्स तो इनफैक्ट सिर्फ राइटर के ओपिनियंस पे ही बेस्ड होते हैं जो हमारे उतने काम के नहीं होते। तो हमें सिर्फ वो एडिटोरियल्स पे ध्यान देना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। पहला एडिटोरियल यहाँ पर प्रॉमिसेस टू कीप है, यानी जो बाइडन को आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से प्रेसिडेंसी अब संभाल चुकी है, तो इस प्रेसिडेंसी के अंदर उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। जो दूसरा आर्टिकल है ये बताता है कि मास्क की क्या रेलिवेंस रह गई है आज की डेट में इंडिया में। जो थर्ड वेव है उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। ऑल्दो देखिए एडिटोरियल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ तक तो पूरा राइटर का ओपिनियन ही ओपिनियन है। कुछ चीज़ें यहाँ पर यानी कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिसर्च जो है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर जो एडिटोरियल है ये बताता है क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकर्स, यानी आज की डेट में एजुकेशन की क्या हालत है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड, ताकि इस कोरोना की वेव में जहाँ पर वर्चुअल एजुकेशन इम्पोज की जा रही है वहाँ पर हम इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें और एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी एजुकेशन को लेके जाएं ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ प्रॉमिसेस टू कीप। देखिए आज की डेट में आप देख सकते हैं चीज़ें अमेरिका में कितनी ख़राब है। कोविड के सबसे मैक्सिमम केसेस आज की डेट में अमेरिका में हैं। ऑल्दो पर डे का जो राइज है वो इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस आज की डेट में आ रहे हैं। अब देखिए जो बाइडन के सामने चीज़ें किस तरीके से खड़ी हैं। जैसे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी यानी अपनी गद्दी या कार्यभार जो भी आप कह लो वो संभाला, तो उनके सामने सिंपल सी बात है कि हेल्थ चैलेंज सबसे आज पहले आगे खड़ा हो गया। इकोनॉमी वगैरह वो सब भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है क्योंकि यूएस में सबसे मैक्सिमम केसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो डेफिनेट सी बात है, इतनी डेवलप्ड कंट्री में इस टाइप की चीज़ चल रही हैं तो उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ऑल्दो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनको इतने हेल्थ चैलेंजेस फेस क्यों करने पड़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा हूँ, जो बाइडन के सामने पहला क्वेश्चन आज की डेट में ये खड़ा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चाइना को वापस पीछे धकेलना। आपको पता होगा कि जैसे हमने अपने प्रीवियस एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया कि एशिया के अंदर चाइना कैसा अपना दबदबा जो है बढ़ाना चाह रहा है। दबदबा बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसा आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखाता है, इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक कहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्वाड को एज एशियन नेटो बताता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल नकार रहा है क्योंकि वो कभी चाहता नहीं है कि एशिया या एशिया के आसपास कोई भी और कंट्री डेवलप करे। तो देखिए चाइना का एग्रेशन भी डेफिनेट सी बात है, ठीक है। लेकिन अब इस डेमोक्रेट ने यानी जो बाइडन ने कुछ स्टेप्स तो काफ़ी अच्छे लिए हैं। पहला स्टेप क्या है, 1.9 ट्रिलियन का पैंडेमिक रिलीफ बिल इन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली आप इसको एक पैकेज ही कह लीजिए कि इन्होंने इस टाइप की ना एक पैकेज जो है जनता को दे दिया ताकि पूरा जो देश है, पूरा उनके जो कंट्री है वो पैंडेमिक से लड़ पाए, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पैकेज लॉन्च किया तो पर पर्सन की अगर बात की जाए तो $1400 पर पर्सन को डायरेक्ट पेमेंट यानी डायरेक्ट उनके खातों में डाल दिया या इस टाइप की कोई डायरेक्ट पेमेंट पर पर्सन को मिली है और ये 160 मिलियन हाउस होल्ड्स को दी गई है। अब देखिए यहाँ बात क्या आती है, सेम टाइप की चीज़ हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेन दिक्कत ये है ना इंडिया की और अमेरिका की पहले जीडीपी में बहुत अंतर है। करीब करीब 7 गुना ज़्यादा बड़ी जीडीपी है अमेरिका की। तो अगर इस टाइप के डायरेक्ट पेमेंट अगर कर रहे हैं लोगों के बैंक अकाउंट में तो उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इंडिया की जीडीपी अमेरिका से 7 गुना कम है,
ऊपर से पॉपुलेशन अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम पैसा बांटने लग गए तो सरकार का तो डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा ना, मतलब वो कोलैप्स होने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कोरोना में उन्होंने क्या किया। इसके बाद उनको अब इकोनॉमी भी बूस्ट करनी है। ठीक है, तो अभी के जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं तो ऐसा वहाँ बताया जा रहा है कि 6% या उससे हाई उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अगले साल में देखी जाएगी और इससे करीब 8.4 मिलियन जॉब जो है वो रिवाइव होंगी। अब देखिए जॉब रिवाइवल की बात क्यों की जा रही है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा और उसके साथ के जितने भी अदर वीज़ाज थे उन पे एक तरीके से बैन इम्पोज किया था। क्यों? उनका मेजर मुद्दा ये था कि जितने भी अमेरिकन्स हैं उनको पहले जॉब मिलनी चाहिए और एक बार उनको जॉब मिल जाए तब जाके बाकी लोगों को जॉब देने की सोची जा सकती है। तो ऑल्दो जो बाइडन तो इसको हटाने में पूरा लगे हुए हैं, उन्होंने पूरा अपने प्रयास किया है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि H1B वीज़ा पे बैन इसलिए इम्पोज किया था क्योंकि जॉब्स का कंसर्न था। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में चीज़ें किस तरीके से थी कि रेसिज्म जो था अमेरिका में काफ़ी बढ़ रहा था। रेसिज्म इन द सेंस जो आप कह सकते हैं ब्लैक लोग थे, ब्लैक जितने भी लोग थे उन लोगों के खिलाफ वायलेंस देखा जा रहा था। ठीक है, पुलिस द्वारा बहुत वायलेंस किया जा रहा था, तो एक तरीके से रेसिज्म बढ़ रहा था और आपने कुछ हैशटैग्स भी उस टाइम बहुत फेमस हुए थे जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर। तो इस टाइप की चीज़ें जब हो रही थी ना तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में देखा जा रहा था कि रेसिज्म जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। अब क्योंकि जो बाइडन प्रेसिडेंसी में आ चुके हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ गड़बड़ हुई थी उस टाइम में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जिन भी पुलिस ऑफिसर्स ने या जिन भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टाइप की गलत चीज़ करी है लोगों के साथ उनको जस्टिस दिलाया जाएगा। वही चीज़ जो बाइडन ने करी है। जिस पुलिस ऑफिसर ने एक तरीके से मैं बताता हूँ जो अफ्रीकन अमेरिकन जो था जिनकी डेथ हुई, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज फ्लॉयड। आपने एक चीज़ बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, आई कांट ब्रीथ, यानी हुआ क्या था कि उनके गले पे मतलब घुटना उठना रख दिया था पुलिस ऑफिसर ने और ऐसे उनकी मतलब डेथ हो गई थी जॉर्ज फ्लॉयड की। अब जिस पुलिस ऑफिसर ने ये किया था उनको एक तरीके से जो बाइडन ने कन्विक्शन उनका किया है, यानी जॉर्ज फ्लॉयड तो अब नहीं रहे लेकिन उनको जस्टिस दिलाया है। तो ये एक पहला कदम है जो बाइडन का, किस चीज़ के लिए, जो लोगों के बीच में गैप बन गया था, लोगों में और सरकार के बीच में गैप बन गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि सरकार रेसिज्म बढ़ा रही है, वो गैप कम हो गया और लोगों को सरकार पे भरोसा और ज़्यादा हुआ। इनफैक्ट जो बाइडन पे भरोसा लोगों का जो भरोसा जो है और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस टाइप की स्टेप्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तब जाके ही आप कह सकते हैं गवर्नेंस जो है किसी कंट्री की स्ट्रॉन्ग होती है। चाइना की बात की जाए तो आपको पता होगा कि कई सारी एक्सरसाइजेज जैसे पैसेक्स एक्सरसाइज जो थी जो क्वाड के अंदर हुई थी, ये एक्सरसाइजेज जो है यूएस बाकी कंट्रीज़ के साथ मिल के इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है। अब आपको पता होगा कि चाइना जो है इंडो पैसिफिक नाम की कोई चीज़ पहचानता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वो इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि इस रीजन का नाम इंडिया के साथ जुड़े। वो कभी किसी को ग्रो करते देखना ही नहीं चाहते, यही रीज़न है। तो इसलिए अमेरिका इस चीज़ के खिलाफ है क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे गलत है तो गलत है ना। तो सिंपल सी बात है, अमेरिका का मुद्दा यही है कि हम जो भी एक्सरसाइजेज या जो भी डेवलपमेंट्स इंडो पैसिफिक में कर रहे हैं ये हम कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के लिए नहीं कर रहे, कोई लड़ाई चाइना के साथ स्टार्ट करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक लड़ाई को रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगी तो चाइना अपना एग्रेशन नहीं दिखा पाएगा। उसके अलावा एक और मेजर चीज़ है क्या कि जो बाइडन जो है उनका देखा गया है कि वो काफ़ी टाइम से जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, यानी कहीं भी अगर ट्रेड में गड़बड़ी हो रही है, इस टाइप की चीज़ होती है तो वहाँ सीधा सैंक्शंस डाल देंगे या अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये चीज़ हमने क्लियरली देखी है। अगर आप एग्जांपल ले लो सऊदी अरेबिया का ले लो, ठीक है, तो वहाँ पर अभी आपको पता होगा जमाल खशोगी का जो इवेंट हुआ था, ठीक है, तो वो चीज़ जो थी सही नहीं थी, इसलिए जो बाइडन ने वहाँ सैंक्शंस भी डाल दिए उन पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं जो बाइडन अपना आवाज़ वहाँ पर उठाते हैं। और वही चीज़ हो रही है आज की डेट में हांगकांग और शिनजियांग प्रोविंस में, जहाँ पर चाइना जो है आज की डेट में फंडामेंटल फ्रीडम्स और राइट्स का वायलेशन कर रहा है लोगों का। तो इस टाइप की चीज़ जो है जो बाइडन उसके डेफिनेटली उसके अगेंस्ट हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये प्रोमिसेस तो जो बाइडन ने रखे हैं, अब देखते हैं वो कब तक अपने इन प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाते हैं। ये आर्टिकल जो है ये पैंडेमिक में बात करता है कि किस तरीके से आगे जाके एग्जामिनेशंस और एजुकेशन में डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से पैंडेमिक में एग्ज़ाम जो हैं उनको या तो होल्ड कर दिया गया, यानी उनको रोक दिया गया, या उनको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया।
लेकिन ये कब तक होगा? फॉर एग्जामिनेशन, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो उन पॉइंट में क्या होता है कि एग्जामिनेशंस अगर डिले होंगे तो पूरी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस डिले हो जाती है। इस टाइप की चीज़ जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें पैदा करती है। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की एक वैलिड कंसर्न है, ऐसा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल से कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन जिनको हायर एजुकेशन में जाना है उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि एडमिशन किस तरीके से होगा। तो वर्चुअल एजुकेशन की कमिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। ये कमिटीज़ वो हैं जो रिफॉर्म सजेस्ट करेंगी और इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो भी देखा गया है वो है किस चीज़ में, टेस्टिंग में। एग्जामिनेशंस में आपको पता होगा कि एक तरीके से चीटिंग जो है वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट कर रही है किसमें, ऑनलाइन एजुकेशन में। तो इस टाइप की चीज़ ना अभी इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं बना है फुल प्रूफ जो चीटिंग को रोक सके। आपको पता होगा कि नॉर्मली स्टूडेंट्स एक जब टेस्ट उनके हो रहे हैं तो फ़ोटोज़ वगैरह खींच के उनका PDF बना के टीचर्स को भेज रहे हैं। कोई बच्चा फेल ही नहीं हो रहा। रीज़न ही ये है, फेल होगा भी क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में चीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा कोई अभी प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है जिसमें इस तरीके से चीज़ें हों कि चीटिंग ना हो पाए आगे जाके। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है और वो करने की जिम्मेदारी किन की है? इन कमिटीज़ की है ना। ये कमिटीज़ रिफॉर्म सजेस्ट करेंगी तब जाके ही तो चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन ऐसी अभी कोई डेवलपमेंट देखी नहीं गई है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यार देखिए, स्टूडेंट्स का आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। उसके अलावा उतनी अच्छी लर्निंग कम्युनिटीज़ देखी नहीं जा रही हैं। आपको पता होगा कि जैसे 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो खुद कहता है कि स्टूडेंट्स में एक तरीके से इमोशनल, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली एज अ पैकेज आनी चाहिए जब स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में लर्निंग करता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। मेजर इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन ये है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना कब तक इस तरीके से डिग्रेड होगी। मेन चीज़ तो ये है, कब तक स्टूडेंट की जो ग्रोथ है उससे खिलवाड़ किया जाएगा, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो क्राइसिस अभी आ रखा है, इस पैंडमिक में, इस क्राइसिस में एक सोल अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ में डेवलप करें। जैसे आपको पता होगा कि जब पैंडमिक स्टार्टिंग में आया तो BRO यानी रोड डेवलपमेंट्स, रेलवेज़ की डेवलपमेंट्स काफ़ी मेजर स्केल पे ही हुए, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ उतनी बहुत कम थी, इसलिए डेवलपमेंट की पेस काफ़ी फास्ट थी। वही चीज़ हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल बंद है, तो वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट्स इस तरीके से की जा सकती हैं ताकि आगे जाके सब चीज़ें प्रॉपर डायरेक्शन में चलें। स्टूडेंट्स जो हैं एक तरीके से इस करंट सिस्टम में उनको एजुकेशन की, उनकी लर्निंग, उनकी एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी अगर चीज़ें इस डायरेक्शन में चलेंगी, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करेगा ग्रोथ में। सरकार को किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है? एजुकेशन कमिटीज़ जो हैं, जितनी भी कमिटीज़ की हमने बात करी, उनको एक तरीके से ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार ऑटोनॉमी दी जाए तब जाके वहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, ये सही डायरेक्शन में जो आप कह सकते हैं सजेशंस जो हैं वो देंगे, और जो सजेशंस फीजिबल होंगे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तब डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, नहीं तो दिक्कतें तो आगे आती ही रहेंगी। थर्ड आर्टिकल काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसमें सिर्फ डेटा फैक्ट जो फिगर है हमें उसको देखना है। अब थर्ड वेव में आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है किसके केसेस की वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब इसमें मेजर चीज़ यहाँ पर राइटर ने क्या चीज़ डिस्कस करी है, देखिए बताया गया है कि किस तरीके से फेस मास्क जो हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं ट्रांसमिशन को रोकने में। ऑल्दो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पा रही है कॉमन लोगों में। पाया गया कि 79% जो इफ़ेक्टिवनेस है फेस मास्क की वो कोरोना को रोकने में आई गई है, किसमें, रिसर्चेज में। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पाया गया कि जितने भी मास्क हैं, यानी जितने भी नॉन मेडिकल मास्क का जो अडॉप्शन, यानी जो लोग उनको पब्लिक में यूज़ कर रहे हैं, तो उन मास्क में एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड यानी कोविड का स्प्रेड करने में बहुत मतलब रुकावट पैदा करी, यानी स्प्रेड होने नहीं दिया, जो काफ़ी अच्छी बात है। ऑल्दो लोगों ने इतना रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि आज की डेट में सबके सब वैक्सीन के पीछे ही भाग रहे हैं, बट लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि जो बेसिक एंटिटी है वही इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। सिंपल सी बात है, वेयरिंग मास्क इज़ बेटर देन किसके, लाठीज़। यानी अगर मास्क नहीं पहना जाए तो आपको पता होगा कि आपको चालान की पेमेंट करनी पड़ सकती है, लोगों को लाठी चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ पे।
तो सिंपल सी बात है, एक मास्क जो है इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। इनफैक्ट बांग्लादेश में एक स्टडी हुई, येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पाया गया कि जो मास्क हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे किस चीज़ में, इस पैंडेमिक को रोकने में। ये पाया गया कि जनरली मास्क तो हैं उतने कंफर्टेबल या फ्री नहीं थे, लेकिन अगर एक प्रॉपर मटेरियल से बनाया जाए और लोगों को उस मास्क को बांटा जाए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, तब जाके ही चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर पाया गया कि जो रिसर्च करी थी वो 3,50,000 एडल्ट्स में की गई थी और 600 गाँव में ये रिसर्च की गई थी। तो पाया गया कि जब लोगों को मास्क फ्री में बांटे गए तो एक तरीके से मतलब यूजेज जो है वो लोगों का ट्रिपल हो गया। यानी अगर 3 लोग यूज़ कर रहे थे तो मास्क फ्री में बांटने के बाद 9 लोग मास्क का प्रॉपर यूज़ करने लगे। उसके अलावा यहाँ पर उन मास्क को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ बांटा गया, किस तरीके से यूज़ करना है, एक अच्छे मटेरियल के साथ मास्क डेवलप किए गए। और उसके बाद हुआ क्या कि जितने भी वॉलेंटियर्स थे, जो भी लोग ये मास्क बांट रहे थे, उन्होंने इसको पब्लिक प्लेसेस में बांटना स्टार्ट किया, जैसे मार्केट हो गई या कोई भी एरिया, मॉल हो गए, वहाँ पर फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो पाया गया कि 13% मास्क के यूजेज में इंक्रीज़ हुआ। और ये यूजेज इतना इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि मास्क की क्वालिटी पहली बात तो अच्छी थी, मास्क का कंफर्ट अच्छा था, और हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में भी मास्क जो है वो कंफर्ट लोगों का हिंडर यानी कंफर्ट में एक तरीके से बाधा नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों ने इसका यूज़ भी इन्हेंस किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मास्क जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा किया जाए, बहुत ज़्यादा तादाद में अगर मास्क का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में हो तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा। जनरल आपको पता होगा कि आज के डेट में वैक्सीन वगैरह इनके प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा चीज़ें, हम इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है। वहीं अगर सरकार फ्री में मास्क बांटना शुरू कर दे तो एक तरीके से कॉस्ट तो कम होगी ही होगी। सिंपल सी बात है, लोग मास्क पहनना भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे, तब जाके ये चीज़ें सही डेवलपमेंट में होगी। तो कम्युनिकेशन इस लेवल पे सरकार को करना ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल पे एक बार कम्युनिकेशन हुआ लोगों के साथ, तब जाके ये लोग समझ पाएंगे कि हाँ मास्क की क्या अहमियत है। और डेफिनेट सी बात है, ये थर्ड वेव क्या है, कोई भी वेव आ जाए, हम सिंपल सी बात है कोरोना को काउंटर ज़रूर कर पाएंगे। तो आज हमने डिस्कस करी 3 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी न्यूज़ अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।